Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th history chapter number first but part 3. तो नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरीज, यानी जो अब जो रिवोल्यूशनरी आए ना उन्होंने थोड़ा सा इन फ्रंट मतलब थोड़ा सा जो फॉरवर्ड है वो अपने स्टेप्स उठाए. During the years of following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. मतलब 1815 का जो कंजर्वेटिव अप्लाई कर दिया था गवर्नमेंट, उसके बाद जो काफी लिबरल थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट, वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि अब वो जो गवर्नमेंट जो मोनार्की है वो उनको ढूंढ के क्या कर रही है, उनको पनिश करने वाली है. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. और जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी उस वक्त हमने बात करी थी, जेकोबिन क्लब की बात करी थी. ऐसे ही बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी हैं, उसके मेंबर्स बने हैं, एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स का बना था, वो सारे के सारे अब क्या कर रहे हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत जगह यूरोपियन स्टेट्स में फैल रही है. किस लिए फैल रही है? टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. अब यहाँ जो आइडियाज है लोगों के वो क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड में फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं. लोगों में जो फीलिंग है नेशनलिज्म की वो डेवलप की जा रही है. तो अब जो क्लास आएगी, जो नया क्लास आएगी सीक्रेट सोसाइटीज के अंडर में, वो सारा एजुकेटेड ग्रुप होगा. और एजुकेटेड ग्रुप की क्या बात है कि वो टू साइड सोचता है, यानी दोनों तरफा सोच रखेगा कि क्या सही है क्या गलत है. टू बी revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been stabilized after the Vienna Congress. जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, कब हुई थी? 1815 में. और ये किसने होस्ट की थी? ये करी थी जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था. ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मैटरनिक ने ये होस्ट करी थी. और इसका जो बोर्न है वो 1773 है. तो अगर ड्यूक के बारे में कुछ चीजें पूछ ले तो आपको याद रहनी चाहिए. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी अब जो रिवोल्यूशनरी के लिए जो मकसद था, जो कह सकते हो मोटिव था, वो पूरा का पूरा अपोज था. किसके? जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था उसके पूरा का पूरा अपोजिट हो रखा था सिस्टम. That had been stabilized after Vienna. और ये स्ट्रॉन्ग कब हुआ? आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना, यानी जब कांग्रेस जो वियना की कांग्रेस अप्लाइड हो गई थी, जो स्टेबलाइज हो गई थी, उसके बाद कंडीशन स्पीडली बहुत तेजी से चेंजेस होने लगा. मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. यानी बहुत सारे जो रिवोल्यूशन है उन्होंने देखा है, क्या देखा? क्रिएशन देखा नेशन स्टेट्स का. अपने इमेजिनेशन में देखा कि हाँ अब हम कि एक तरह से जो नेशन है वो बिल्ड कर पाएंगे. किससे? हम सारे मिलकर, हम सारा जब का यूनिफिकेशन होगा सब लोगों का, वो हम साथ मिलकर हम एक नेशन स्टेट्स बिल्ड कर पाएंगे. और जो मोनार्कियल सिस्टम है उसको पूरा कंप्लीटली एंड करके एक नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम ला सकेंगे. स्टार्ट करते हैं. रिवोल्यूशनरीज में सबसे पहला जो नाम आता है, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जुसेपी मैजिनी. इसको कहते हैं, आपको नाम याद रखना है, जुसेपी मैजिनी. बॉर्न इन जियोना इन 1807. इनका बॉर्न कब है? 1807 में. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी. जो कार्बोनेरी ग्रुप था, जो सीक्रेट सोसाइटी, वो इनके मेंबर बन गए थे एज ए यंग मैन ऑफ 24. अब देखो, जब इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी तो उनकी एज क्या थी? सिर्फ only 24. He was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Ligria. अब किसके लिए भेजा उनको? अटेम्प्ट करने के लिए. क्या? रिवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए लिग्रिया में. कहां भेजा गया? एग्जाइल. कब भेजा गया? 1831 में. He subsequently founded 2 more underground societies. अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो कंडीशंस देखी कि लोगों को क्या इंस्पायर होना बहुत जरूरी है, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, तब उन्होंने क्या करा? 2 और नई सोसाइटीज वो क्या करी?
उन्होंने लॉन्च करी। फर्स्ट यंग इटली, पहली कौन सी थी? यंग इटली कहाँ? मार्शलीज में। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न में, whose members were like minded young men। कौन से लोग थे? यानी उन जो सोसाइटीज के जो मेंबर थे वो सारे यंग जनरेशन थी। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि अब जो सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बनने वाले हैं वो सारे का सारा एजुकेटेड पीपल होगा, और जब एजुकेटेड पीपल सोचना स्टार्ट करेगा तो वो मोनार्की सिस्टम है वो उनको पूरी तरह से एंड करने की सोचेगा, जो सिस्टम है उसको पूरा का पूरा फ्रीक्वेंटली चेंज करने की सोचेगा। फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन। और ये जो यंग एज का ग्रुप था वो कहाँ का था? वो था पोलैंड का, फ्रांस का, इटली एंड जर्मनी का था। जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये जुसेपी मैजिनी की है। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind। यानी जो गॉड ने क्रिएट किया है वो एक मैनकाइंड है। किसका? नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और इस पे ऐसे रूल्स लगा देना, जैसे सेंसरशिप जैसे लॉ लगा देना, यानी लोगों को परेशान करना, वो सही नहीं है। Understand? In 1832, Mazzini formed a new secret revolutionary society called Young Italy। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि उन्होंने फर्स्ट जो सोसाइटी उन्होंने क्या करी थी, एक क्रिएट करी थी, वो थी यंग इटली। कब करी थी आपको डेटा रखनी है? 1832 में मैजिनी जुसेपी ने एक सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी, यंग इटली, 1832 में। यंग इटली वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन। अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, मोस्टली यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? एक तो इटली का और एक जर्मनी का। तो अब देखो यहां क्या बोला गया, इट वाज सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन, यानी इटली का यूनिफिकेशन को ये मोस्टली सपोर्ट करेगी ये सोसाइटी। अंडरस्टैंड? जुसेपी मैजिनी वाज पॉलिटिशियन, राइटर, लॉयर, जर्नलिस्ट, Italian unification activist and leader of the new Italian movement। यानी अब जो मूवमेंट होने वाला इटालियन मूवमेंट है उनके क्या रहेंगे? ये लीडर भी रहेंगे। ही वॉज ए लॉयर, जर्नलिस्ट एंड राइटर बाय प्रोफेशन। अब देखो एक ही आदमी जब इतने सारे एरिया में मास्टर्स है तो उसका ऐसी थिंकिंग रखना, लोगों में स्प्रेड करना, यूनिफिकेशन, द आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन, और जो इसका आइडिया था यंग जनरेशन को सीक्रेट सोसाइटी में लेके आना, वो बहुत ही क्रिएशन वाला आइडिया था। इटली कुड नॉट रिमेन टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। अब यहां बात क्या आएगी कि इटली जो है वो क्या नहीं रह सकता, वो अब पैचवर्क नहीं रह सकता, यानी छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनका पैचवर्क नहीं रह सकता। यानी अब कह सकते हो कि अब उससे अब क्या टॉलरेट नहीं होती चीजें। अब वो क्या चाहता है? अब वो चाहता है कि एक यूनिफिकेशन हो, पूरा का पूरा यूनिफिकेशन हो, जिसमें नई चीजें सामने आए और लोगों को क्या मिले? लोगों को रिलीफ मिले। जो मोनार्की सिस्टम है उससे क्या मिले? रिलीफ मिले। तो अब यही बात यहां बोला गया कि वो अब जो सिंगल किंगडम्स है, किंगडम्स का जो पैचवर्क है वो अब डिजर्व नहीं करता। कौन नहीं करता? इटली। It had to be forged into single unified republic within a wider alliance of nations। अब ये क्या वही बोला जो मैंने पहले बोला था कि ये डिजर्व करता है एक पूरा का पूरा यूनिफिकेशन। This unification alone could be the basis of Italian liberty। और यही जो यूनिफिकेशन है वो क्या बनेगा? जो सोर्स बनेगा इटालियन लिबर्टी का। जो इटालियन इटली में लिबर्टी होगी उसका सोर्स बनेगा। फॉलोइंग हिज मॉडल secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। जुसेपी मैसिनी के जो आइडियाज थे उसी आइडिया को फॉलो करके जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज जो है स्टेबलाइज्ड हुई, नई नई सोसाइटी स्टेबलाइज हुई। जो आइडिया है वो नए आइडिया फॉर्म हुए। अब जब यंग जनरेशन सोचना शुरू करेगी, थिंक करना शुरू करेगी तो चीजें अलग ही लेवल पर चली जाएगी। Mazzini's relentless oppositions to monarchy and his vision of democratic republic
फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। अब जो उसकी इमेजिनेशन थी किसकी, मैजिनी की, वो क्या थी, जो जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको पूरे के पूरे एंड करने की थी और एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की थी, जो क्या करे, जो कंजर्वेटिव को पूरी पूरी तरह से फिनिश कर दे, यानी खत्म कर दे, या फिर फ्राइटेन या फिर डरा भी दे। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ड्यूक मैटरनिक के बारे में, क्यों बारे बात करी थी कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, जो वहां की एरिस्टोक्रेसी थी वो भागकर किसके पास गई थी, ड्यूक के पास गई थी। और ड्यूक की जो थिंकिंग थी वो उस समय चेंज होगी, उस टाइम की चेंज हो रखी है कि जो ये नेशनलिज्म है, ये रिवॉल्यूशंस है, ये सारे क्या है, ये अपनी सोसाइटी के किलर्स हैं एक तरह से। जो सोसाइटी है कौन सी, मोनार्कियल सोसाइटी है। अब यही मैटरनिक, उसी मैटरनिक ने किसके बारे में कमेंट किया है, जुसेपी मैजिनी के बारे में कमेंट किया है। क्यों, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है, एक जर्नलिस्ट है, लॉयर है, और वो सीक्रेट सोसाइटीज बना रहा है किसके लिए, लिबरल होप के लिए। तो वही बोलता है उसके लिए द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यानी ड्यूक ने मैजिनी को यह बोला है कि ये जो इंसान है मैजिनी, वो अपने जो सोशल ऑर्डर है उसका बहुत बड़ा एनिमी है। अब देखो चीजें कहां से कहां पहुंच रही है। एज कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. अब जो कंजर्वेटिव था, लगा रखा था, वो क्या चाहता, वो कंसोलिडेट दियर पावर, वो अपनी पावर को वापस कंसोलिडेट करना चाहता था। बट लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म क्या है, कैन टू बी इंक्रीजली एसोसिएट, मतलब बहुत तेजी से एसोसिएट होने लगा। एंड विद रिवॉल्यूशन इज मैनी रीजन्स, और वही किसका बना, रिवॉल्यूशन का बना यूरोप में, और वैसे ही बिल्कुल इटालियन जर्मनी स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटम एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। यहां तक ये अब इसका आइडिया जो था, लिबरल होप था किसका, मैजिनी का, वो पहुंच चुका था। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class। अब यहां देखो एक वर्ड आया है, the educated middle class। जो अब ये लिबरल नेशनलिज्म का जो होप है वो किसके लिए आया है, वो एजुकेटेड क्लास के लिए आया है। क्योंकि उन्होंने क्या करा, अब यही जो लोग थे जो मैजिनी के जो आइडिया था उसके फॉर्म के अनुसार भी ज्वाइन हो रहे थे। इलाइट अमोंग वोम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। देखा कि जो ये मेंबर्स थे मैजिनी के अकॉर्डिंग, जो उसने सोसाइटी बनाई थी, वो सारा का सारा एजुकेटेड पीपल, और मोस्टली उसमें कौन थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, एंड क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। यानी जब ये ग्रुप, जब ये क्लास लोगों को टीच करेगा कि नेशनलिज्म क्या है, लिबरल होप क्या होता है, और एक अपने नेशन से जुड़ा हुआ जो अपना कल्चर है वो कैसा होता है, तब लोगों में एक नया ही इमेजिनेशन जो डेवलप होगा, और वो इस जो ये वे है किसका, नेशनलिज्म लिबरल होप का, उस पर चलना शुरू कर देंगे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813। जो इसका फर्स्ट हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो 1813 में देखने को मिलता है, जब फ्रांस में हुई थी क्रांति। कहाँ हुई थी रिवॉल्यूशन, फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये है ड्यूक मैटरनिक, जिसने मैजिनी के बारे में बोला है कि ये हमारा जो सोशल ऑर्डर है उसका क्या है, किलर है। और यहाँ जो फोटो देख रहे हो आप, ये जुजेपी मैजिनी है, द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बेर्न। अब बर्न में उन्होंने नई सीड सोसाइटी जो बनाई थी, क्रिएट की थी 1833 में। कब क्रिएट की थी, ये करी थी 1833 में, प्रिंटेड बाय जियोकॉम मेंटेगेजा। यानी ये जुसेपी मैजिनी द्वारा जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ये साइन कर रहे हैं। The Bourbon kings who had been restored to power during conservative reaction after 1815। अब क्या हुआ, जो बर्बन किंग था, नेपोलियन ने बर्बन किंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, बट आफ्टर दैट
जैसे ही 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो बर्बन किंग पूरी की पूरी जो पावर थी उसने अपना रिस्टोर कर लिया कि अब क्या है, अब हमारे पास एक एक, एक टारगेट है कि नेपोलियन तो जो था हमारा वो तो फिनिश हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, बट अब पावर जो रिस्टोर करने का हमारा सबसे बड़ा चांस था। तो जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना हुई उसके बाद से जो बर्बन किंग ने अपनी पूरी पावर रिस्टोर कर ली थी, वर नाउ ओवरथ्रोन, जो कि क्या है वो फिर से क्या करके ओवरथ्रो कर दी गई बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरी थे उनके द्वारा, हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एंड इट्स हेड। और जबकि उसने क्या करा था, उसने लुइस फिलिप के साथ मिलकर एक ऐसी मोनार्की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हो बट पावर किसके हाथ में हो, पावर सारी की सारी उस मोनार्की सिस्टम के हाथ में हो, सेटअप किया। और अपने रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वापस उसी पावर को ओवरथ्रोन कर दिया। और मेटरनिक एक सेंटेंस बोलता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या बोला उसने कि जब भी फ्रांस छींकता है कि पूरे के पूरे जो यूरोप है उसको जुकाम हो जाता है। अब मेटरनिक ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेटरनिक जो है वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो रेवोल्यूशनरीज है उनके सपोर्ट में था ही नहीं, वो एक मोनार्कियल सिस्टम के सपोर्ट में था कि बस हमें तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं जितने भी लोअर क्लास है उनसे कोई मतलब नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारी मोनार्की है वो स्टेबलाइज रहे हमेशा के लिए। तो उसने वैसा बोला किसके लिए, जो ये पूरा सिस्टम चल रहा था उनके लिए। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। क्या हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन में ऐसा स्पार्क हुआ, ऐसा अपराइजिंग हुआ ब्राजील के अंदर कि उसने लीड किया किसको, बेल्जियम को। और वो किससे अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम जो नीदरलैंड था उससे पूरा का पूरा अलग हो गया। ऐसा स्पार्क हुआ क्योंकि हमने देखा जो रिवॉल्यूशन का सिस्टम था, जो एक फीलिंग थी नेशनलिज्म की, वो धीरे धीरे जो उसका स्पार्क था वो पूरी तरह से फायर में कन्वर्ट हो रहा था। तो लोग की जो इमेजिनेशन थी, लोगों का जो आइडिया था वो रेगुलरली क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था। और लोग चाह रहे थे कि जो नेशन है वो सिर्फ हमारे लिए ही रहे, और जो जितना भी जो मोनार्की सिस्टम है वो अपनी जो पावर है वो हम पे पुश ना कर पाए, है ना। जो हमारी नेचुरल फ्रीडम है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। एंड देन एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमोंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर और ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक ऐसा इवेंट जो मोबिलाइज किया गया नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ, सबसे किसको सपोर्ट करा, जो एजुकेशन एलाइट थे यूरोप के अंदर। उनका क्या हुआ, एजुकेशन का जो जैसे माइंडसेट था लोगों का, क्या था कि जो नेशनल है वो नेशन है जो हमारा है ना, हम नेशन से बने। और यही जो फीलिंग थी, लोग अपने साथ साथ अपने नॉलेज को आगे क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, जो नॉलेज था अपना वो शेयर कर रहे थे, अपने जो थॉट्स है वो रेगुलरली डिबेट करे जा रहे थे। तो जब भी डिबेट होता, एक नया आइडिया सामने आता, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो भी एजुकेटेड एलाइट ग्रुप था उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। और उसी का रीजन था द ग्रीक वॉर और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक के अंदर इंडिपेंडेंस वॉर हुई उस पर भी इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं वो देखते हैं कि जो ग्रीक था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। और उससे पहले यानी एक इंडिपेंडेंस से पहले जो ग्रीक था वो किसका पार्ट था, एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी तक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से जो आइडिया डेवलप हो रहा था नेशनलिज्म का, जो फीलिंग थी, जो स्पार्क था, वो लोगों में कंटिन्यूअसली फैल रहा था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरीज nationalism in Europe spark of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। और वो पूरा का पूरा जो स्पार्क था यूरोप से, जो स्ट्रगल था, वो पूरा का पूरा कहां तक फैलता गया, वो इंडिपेंडेंस का रीजन बनते हुए पूरे के पूरे ग्रुप में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 1821 तक। अंडरस्टैंड। तो 1821 तक हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो यूरोप जो ग्रीक था उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो इससे जो पूरा का पूरा स्पार्क था रेवोल्यूशन का वो एक्सेप्ट कर चुके थे और सब में एडॉप्ट कर लिया था कि हाँ हमें क्या करना है, हमें अपने नेशन को इंडिपेंडेंट करना है। और साथ में जब लोग एक साथ जुटकर एक ही आइडिया पे फोकस करेंगे तो वो चीजें उन्हें मिलनी ही है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। और क्या हुआ कि उन जो ग्रीक्स है, जो जिन्होंने स्टार्ट किया ये पूरा कैंपेन स्टार्ट किया, उन्हें दूसरे जो ग्रीक थे उनका भी सपोर्ट मिला। अब ये सपोर्ट यूं नहीं कि भाई हाँ आप ग्रीक से हो तो सपोर्ट,
अब हम आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आप हमारे लिए कर रहे हो, उसके बहुत सारे रीजन थे। ट्रेडिशन था उनका, जो ओल्ड कल्चर था, जो एंशिएंट फीलिंग थी लोगों की अपने एक लैंड के लिए, वो कंबाइन हो रही थी। जो फीलिंग थी लोगों में, वही एक रीजन थी, वही एक उनका सिस्टम बना, जिससे भी जो ग्रीक लोग थे वो सारे एक यूनिटी नोट में बन गए। Living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture। और ग्रीक के साथ जो वेस्ट यूरोप के लोग थे, वो भी क्या कर रहे थे, उनको सिंपैथाइज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका एंशिएंट जो ग्रीक कल्चर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, काफी अच्छा था, और एक कल्चरल ट्रेडिशन जो वे था उनका वो चल रहा था। और जैसे कल्चर है, हमें क्या होता है, हमें मोस्टली क्या है, दूसरे जो कल्चर है वो भी अच्छा लगता है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कल्चर है वो डाइवर्स कल्चर है, कि बहुत सारे तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, और हमें सभी कल्चर जो है वो अच्छा लगता है। वैसे ही था किसके अंदर, वेस्ट यूरोप के अंदर, कि उन्हें जो ग्रीक कल्चर है वो अच्छा लगता था, है ना, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, सिंपैथाइज कर रहे थे, क्योंकि वो नेशन चला आ रहा था शुरू से, और उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो कल्चर था, और उसी से वो कल्चरल थिंग को सपोर्ट करने के साथ साथ जो ग्रीक था, जो ग्रीक के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, तो लोग उनको भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। रीजन क्या था कि हमारा जो ओल्ड कल्चर है हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, उसको सेव करके रखना है। और जो नई पॉलिसी थी पूरे के पूरे जो एंशिएंट ग्रीक था, उनकी जो ट्रेडिशन था, उनका कल्चर था, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, है ना। और लोग नहीं चाहते कि जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो। हाँ, वो बात अलग है कि हम ओल्ड को प्लस न्यू उसको ऐड कर सके, बट हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारा ओल्ड कल्चर है वो क्या हो, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। हम नए एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट जो मोनार्की सिस्टम था वो चाह रहा था भाई आपका जो पूरा का पूरा है ना उसको फिनिश करके जो हमारा सिस्टम है उस पे आप क्या करो, फोकस करो। बट ऐसा वो नहीं चाह रहे थे। पोइट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece, sorry, poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against मुस्लिम एम्पायर। किसके अगेंस्ट था वो, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट। जितने भी वो कर रहे थे, प्रेयर्स हो गए थे, नेशनल एंथम हो गए थे, वो जोर जोर से जो पोइट थे स्टोरीज बना रहे थे। अब उनसे क्या होता है, जब आज की अभी बात करूं मैं, अगर हम अपने इंडिया का नेशनल एंथम सुनते हैं तो क्या होते हैं, गूज़बम्स आने लग जाते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे नेशनल एंथम थे कि जब वो ग्रीक वाले लोग सुनते तो उनमें क्या आता, तो गूज़बम्स आ जाते, और अपने नेशन के प्रति एक जो इनक्रेडिबल लव है ना वो स्टार्ट हो जाता। फिर तो दिखता बस हमारा नेशन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो लोग ऐसे मर मिटने को तैयार थे। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, क्या नाम था, लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज अ फंड and later went to fight in the war where he died of fever। एक इंग्लिश पोइट था जिसका नाम है लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्या करा, एक फंड ऑर्गेनाइज करा, है ना, अपनी पोइट सुनाते थे, और एक फंड सिस्टम किया कि इसमें जितना भी फंड इकट्ठा होगा मैं किस में यूज करूंगा, वॉर में यूज करूंगा। किसके सपोर्ट में, ग्रीक के ग्रीक के सपोर्ट में, है। और वो क्या हुआ, फंड को इकट्ठा करके वॉर में भी गए, है ना, फाइट भी की। बट फीवर में 1824 में फीवर से वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और जितने भी रेवोल्यूशन थे, जितने भी डिस्प्यूट थे, जितने भी फाइट्स थे, उन सब का जो कंक्लूजन था लास्ट में कब सामने आया है, 1832 में जो ट्रीटी हुई थी कंस्टेंटिनोपल की, उनके साथ सामने आया, जब ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना, एक्सेप्ट कर लिया गया। जो ग्रीस है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है अब अपने आप में। नेक्स्ट बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि जितना भी रेवोल्यूशन हुआ, जितनी फीलिंग्स थी, या फिर जितने भी वॉर हुए, है ना, जो नेशनलिज्म की, क्या वो सिर्फ फाइट के बेस पर ही थे, है ना। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपको एक नेशन को फ्रीडम दिलानी है, लिबर्टी दिलानी है, तो सिर्फ फाइट ही एक चॉइस है कि हाँ हमें वॉर लड़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारा कोई चांस नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। फाइट के साथ साथ एक नया जो रोमांटिक कहते हैं, रोमांटिक आइडिया, प्यार मोहब्बत का गिव एंड टेक वाला जो लव वाला साइन था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। उसमें क्या थे, जितने भी पोइट्स थे, लोगों की जो फीलिंग थी नेशनल के प्रति, है ना, अपने नेशन के लिए, वो एकदम पूरा लव में कन्वर्ट करके वो शेयर कर रहे थे। The development of nationalism did not come about only through wars। सिर्फ वॉर के थ्रू नहीं आया था, एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि बस हाँ आपको बॉर्डर जो है वो एक्सपेंड करना है।
सिर्फ एक्सप्लेनेशन या फिर वॉर के थ्रू नहीं आया था, वो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, लाइक आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिज्म फीलिंग्स। अब हम प्रेजेंट बात कर रहा हूं मैं, अगर नेशन की बात करते हैं, अपने इंडिया में भी बहुत से वॉर हुए हैं, बट अगर आज हमें जो हमारी फीलिंग्स है वो सिर्फ एक जो हमारा नेशनल एंथम अगर शुरू हो जाए तो हमें पूरा का जो पूरा जो हमारा पास्ट है और जो हमारे नेशन के लिए जो हमारा लव है, अनकंडीशनल लव है, वो सारा का सारा एक साथ में बाहर आ जाता है जब हम नेशनल एंथम करते हैं, है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही था कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो रीजन रहा होगा रेवोल्यूशन का या फिर नेशन का या फिर एक नया नेशन बिल्ड करना, फ्रीडम का, लिबर्टी का, वो सिर्फ थ्रू वॉर या फिर एक्सपेंशन ही था। नहीं, ऐसा नहीं था। जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था इन सबके अंदर। Let us look at romanticism and culture movement which sought to develop a particular form of nationalism sentiment। कि कैसे रोमांटिसिज्म, एक कल्चरल मूवमेंट ने पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म है वो टारगेट किया था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूट एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। क्या हुआ कि जितने भी चल रहे थे दंगे फसाद, उन सब से ध्यान हटाकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें उन चीजों को छोड़कर एक, अगर हम पास्ट में चले, हमारा जो एंशिएंट टाइम देखे वो कितना अच्छा था। एंशिएंट लोग में क्या था, हमारे कल्चर था, हमारा एक ट्रेडिशन था कि हम क्या करें, हमारा कल्चर है, हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम एकदम काम टाइम के पर्सन हैं और हम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते। और हमारा जो एक्सप्रेशन करने का तरीका है, जो एक्सप्रेस करने का तरीका है फीलिंग या फिर किसी एक एरिया को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो क्या है, थ्रू वार नहीं होगा, है ना। हम क्या करेंगे, हम नेशनल सॉन्ग्स लिखेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे और लोगों को उनके बारे में अवेयर करेंगे कि जो नेशनल है, नेशन है, एक हमारे लिए क्या स्टैंड रखता है या फिर कैसे स्टैंड करता है। अंडरस्टैंड। तो सबसे ज्यादा इसमें हेल्प कौन कर रहे थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी पोइट थे, जो सॉन्ग, जो म्यूजिक कंपोजर है, वो म्यूजिक बना रहे थे देशभक्ति, है ना, जो नेशनल फीलिंग से जुड़े हुए हो। और जो पोइट थे वो नेशनल के लिए पोइट लिख रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे, और लोगों में उनको अगर जहां पढ़ पा रहे वहां वो उनके बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे। जहां लोग नहीं पढ़ना जानते वहां उनको एक स्टैंड पे खड़े होके लाउडली क्या करते, उनको बोलते ताकि लोगों को समझ में आए, है ना। फिर उसके बाद वो डिबेट का पॉइंट भी बन गया था। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। और उनका मेन टारगेट क्या था, कल्चर था। कल्चर को कैसे सपोर्ट करेंगे कि अगर हम देखें, जो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं मैं, पूरे वर्ल्ड के अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं कि जब लोग स्टार्टिंग में सरवाइव कैसे कर रहे थे, तो हम ये देखते कि जनरली एक नदी थी, है ना, जहां भी लोग बसते थे वो कहां बसते थे, नदी के पास बसते थे या फिर जहां फूड सोर्स अवेलेबल हो वहां बसते थे। उस वक्त क्या कोई कल्चर था ऐसा जो जो डिफाइन कर सके लोगों को, नहीं था। बट एक लोगों में यूनिटी थी, उनका एक सोर्स था कि हाँ हमें वहां रहना जहां हमें अच्छे सोर्स मिल सके। और बेसिक नीड क्या थे लोगों की, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इसी से लोग जो है अपने आप को क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जब टाइम ट्रेवल की बात करता हूं मैं, एंशिएंट से अगर हम फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट में बात करें, तो कल्चर जो है वही एक हमारा एक पॉइंट था जिससे लोगों ने क्या करा, अपने आप को कनेक्ट करा। अगर मैं बोलूं डायरेक्ट आपको कि हाँ ये आपका नेशन है और आपको क्या करनी है, एक नेशन के लिए फीलिंग डेवलप करनी है, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं उस पॉइंट की जगह कल्चर की बात करूं कि हमारा कल्चर कैसा है, तो हो सकता है कि हम एक नया जो फीलिंग है वो डेवलप हो कि हमारे कल्चर के लिए, कि हमारा कल्चर ऐसा है और हमें इसको क्या करना चाहिए आगे और अच्छा इसको करना चाहिए। Other romanticists, such as the German philosopher John Gottfried Herder (1744 to 1803), claim that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो किनके बीच मिलेगा, जो ओल्ड जर्मन लोग हैं उनके बीच में ही मिलेगा, है ना। और वही है कि कल्चर को हम क्या करना चाहिए, कल्चर को हमें सेफ रखना चाहिए, सेफ हैंड में रखना चाहिए कि आगे चलकर हम बता सके हमारी जनरेशन को कि हमारा कल्चर कैसा है और हम उनके क्या कर सके आगे, और आगे हम उनको शेयर कर सके लोगों के साथ। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग। और किनके द्वारा अगर बात करी, जर्मन जो फिलोसोफर थे,
क्या नाम था उनका, जॉन गॉटफ्राइड हर्टर। उन्होंने बोला कि किनके अंदर मिलेगा, जो ओल्ड जर्मन लोग हैं ना, ट्रू कल्चर मिलेगा जर्मन वाज टू डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के अंदर कैसे, कि थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे फोक सॉन्ग, पोएट्री, डांस जो है वो ट्रू स्पिरिट बना, किसका, एक नेशन के लिए। और वहीं से स्टार्ट हुई एक ग्रीक के लिए या ग्रीस के लिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों में डेवलप होना स्टार्ट हुई। लोगों ने अपने कल्चर को जाना कि हमारा कल्चर कैसा था। जो नई जनरेशन थी, जो एजुकेटेड था, उन्होंने समझा कि कल्चर की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो क्या होती है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने आप को एक नेशन से कनेक्ट करके देखा, फिर जाके उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हम इस नेशन को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते। And then, so collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national building। और यही नेशनल बिल्डिंग का मेन क्या जो पर्पस था, कि क्या करना है, हमें जो भी कल्चर है उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर was not just recover in ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were। अब क्या बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बेसिक बात करता हूं कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओल्ड कल्चर है उनको हम साथ रखेंगे, जो ओल्ड कल्चर है हमारे साथ रखेंगे, नया जो मॉडर्नाइजेशन है हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर जो नया जनरेशन आएगा वो क्या करेगा, वो इन दोनों को सपोर्ट करेगा और उन्हीं से बिल्डअप होगा क्या, एक पूरा का पूरा नेशन बिल्डअप होगा। ठीक है, और ये किनके लिए था, ये उन सब लोगों के लिए था जो एजुकेटेड थे या फिर नहीं थे। और मोस्टली ये उन लोगों के लिए था जो एंशियंट, जो पुराने लोग थे, जो इलिटरेट थे, जो पढ़ना नहीं जानते थे, वो तो पुराने लोग हैं। अब उन्हीं के बीच में क्या था, जो कल्चर था वो डेवलप हो रहा था। कौन सा, एंशियंट कल्चर, जो ओल्ड ग्रीस कल्चर है, ग्रीक कल्चर है, वो डेवलप हो रहा था। और नया जो मॉडर्न जनरेशन है वो लिटरेट थी, वो पढ़ना जानती थी, उनके पास नए थॉट्स थे। तो क्या करा, उन दोनों को कंबाइन कर दिया। किसके लिए, ताकि ओल्ड जनरेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, जो नया कल्चर है उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए, और जो नया कल्चर है उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो कल्चर है वो ऐसा रहा है ना। फिर अगर दोनों का जो कंबाइन सिस्टम हुआ, अगर फिर दोनों साथ में आए, तो जो पॉपुलेशन होगी किसके लिए, अगेंस्ट नेशनलिज्म फीलिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और जो नेशनल की फीलिंग, रिवोल्यूशन होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, उसको ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे और उतना ही स्पीड अप वो जो सिस्टम है या फिर जो प्रोग्राम है वो हो पाएगा। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अभी किसके लिए था, ये मोस्टली था पोलैंड का केस था, जिसको पार्टीशन कर दिया है किनके द्वारा, ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा उनको अलग कर दिया गया है। इवेंट दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी। और इसका वही रिजल्ट रहा कि जो पोलैंड है वो एक अब इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है। नेशनल फीलिंग वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस, यानी जो लोगों का कॉमन कल्चर था, जो डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज थी, अब वही लोगों को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट करके रखी हुई है। पर जो फीलिंग्स है वो नेशनल्स की, वो अलाइव है। किसकी बदौलत, आर्टिशियन, जो उस टाइम के आर्टिशियंस थे जिन्होंने फीलिंग्स डेवलप की लोगों को, एज किसके अकॉर्डिंग, म्यूजिक के साथ, पेंटिंग के साथ, स्लोगन्स, पोएट्री के साथ। तो वो कहीं ना कहीं अब पोलैंड के लोगों में अब कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ी थोड़ी वो अलाइव है, जिंदा है। कैरल करपिंस्की, फॉर एग्जाम्पल, कैरल करपिंस्की celebrated the national struggle through his operas and music। अब कैरल करपिंस्की है, ये एक क्या है, ये एक आर्टिस्ट हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं किसको, नेशनल स्ट्रगल को। किसके थ्रू, अपने ओपेरास, जो उनका म्यूजिक्स है उनके थ्रू, टर्निंग फोक डांस के थ्रू, लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिज्म। कौन से सिंबल है नेशनल, पोलोनाइज और मजूरका इनटू नेशनलिट सिंबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने जो स्ट्रगल है, नेशनल स्ट्रगल है, जो लोगों स्ट्रगल किया है, लोगों की, जैसे कहता हूँ कि जो लोग रेवोल्यूशन में आए थे उन्होंने क्या किया, जो अपने
जो बलिदान दिया एक तरह से, जो डिवोर्स हुए, जो फाइट हुई, उन काफी लोगों ने जान दे दी अपनी, तो उसी को स्ट्रगल को, अपने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने ओपेराज में, म्यूजिक में उसको क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, अब जैसे लोग इनको सुनेंगे, इनको देखेंगे, जब उनकी नॉलेज वाइडली स्प्रेड होगी तो लोग ये समझ पाएंगे कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया है वो हमारे नेशन के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, हम सभी को एक यूनिफिकेशन के लिए क्या है, तो वो कहीं ना कहीं इसका सोर्स ऑफ द बनेगा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि एक लैंग्वेज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसके अंदर, एक डेवलप करने में, नेशनल फीलिंग डेवलप करने में। After Russian occupation, the Polish language was forced out of school to the Russian language was imposed everywhere. अब उसके बाद क्या हुआ था, लोगों में जो स्कूल्स में ही रशियन लैंग्वेज लोगों पर फोर्स कर दी गई थी, पॉलिश को पूरी तरह क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब पोलैंड ही नहीं रहेगा तो पोलिश लैंग्वेज को इन्होंने क्या एग्जिस्टेंस से मिटाने के लिए सब जगह जो रशियन लैंग्वेज थी उसको क्या करा, फोर्स करा। और जब आप लोगों को एक लिमिट से ज्यादा जब आप प्रेशर मारोगे तो एक नया वर्ड है जो सामने आता है, वो है रिवॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या हुआ, इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशिया रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। अब देखो 1830 में जो लोगों ने क्या करा, एक रेबिलियन, एक तरह का रिवोल्यूशन करना चाहा, पर उसको क्या कर दिया गया था, उसको क्रश यानी रशिया के द्वारा अल्टीमेटली खत्म कर दिया गया था। वो क्या था, फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। यानी वो अपनी पोलैंड लैंग्वेज को, जो पोलिश लैंग्वेज, उसको एज ए वेपन, जो लैंग्वेज है उसको एज ए वेपन यूज कर रहे थे काफी सारे मेंबर्स। एंड पोलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब जितने भी पोलिश हैं, क्योंकि रशिया ने क्या करा उस वक्त जब पोलैंड को एग्जिस्ट नहीं रखा, उन्होंने जो पोलैंड की जो लिबर्टी है वो जब छीन ली उनसे, तो वहां की लैंग्वेज उन्होंने क्या करनी चाहिए, एक फोर्स आउट करनी चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा, जब आप लोगों को एक लिमिट से ज्यादा परेशान करोगे तो एक ही नया वर्ड सामने आता है, वो है रिवॉल्यूशन। लोग करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट देखा है वो उनका ग्लोरियल पास्ट था। और अर्नेस्ट रेनर की एक जो फिलोसॉफी उनका ऐसे था, वो क्या बोलते हैं कि एक नेशन क्या होता है, उन्होंने क्या बोला था, नेशन स्टेट क्या होता है, जिनका पास्ट क्या हो, ग्लोरी का पास्ट हो जिनका, वही एक नेशन स्टेट से। तो वही फीलिंग्स क्या है, जब आप लोगों को पुश करोगे तो लोगों को पता है कि हमारे पास्ट में क्या होता, फ्रांस का पता है, यूरोप का पता है, बाकी सारी जगहों को पता है, तो यहां भी पता है लोगों को। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो सीक्रेट सोसाइटीज के पीपल्स थे वो कौन थे, वो एजुकेटेड पीपल था। और जब एजुकेटेड पीपल सामने आएगा, वो अपनी फीलिंग्स को ओवरली शेयर करेगा, नो डाउट। तो वहीं से होने लगा कि हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट जाएंगे। अब जो इस गवर्नमेंट ने मना किया है हम वही करेंगे। और वो क्या करना था, उन्होंने पोलैंड जो पोलिश लैंग्वेज थी उनको फिनिश करना चाहा रशिया ने। पर जो यहाँ के मेंबर थे वो क्या बोला, नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो जानबूझकर कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाने के लिए उन्होंने जो चर्च है उसमें गैदरिंग स्टार्ट करी। पर वो सारी गैदरिंग कौन सी लैंग्वेज में थी, बोला सिर्फ पोलिश लैंग्वेज ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एज ए रिजल्ट, अब जब लोग रिवोल्यूशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मोनार्की सिस्टम है वो इनको क्या करेगा, वो इनको वापस पुश बाउंड करेगा। तो वही हुआ, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट जो इनमें गैदरिंग कर रहे थे, प्रीस्ट एंड बाइशप्स वर पुट इन जेल, उनको जेल में डाल दिया गया और सेंट टू साइबेरिया। अब ये साइबेरिया भेज दिया गया। जैसे नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया था, छोड़ दिया था वहां मरने के लिए। तो ओल्ड टाइम में, जो एंशिएंट टाइम में, एक तरह का यह है क्या होती थी, ये तरह की सजा होती थी लोगों के लिए कि लोगों को कुछ लोगों को जेल में या फिर कुछ लोगों को ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था जहां उनको पीने का पानी तक का ना मिले बाय द रशियन ऑथोरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया। यानी जो उनका रेफ्यूजल था, उन्होंने जो रेफ्यूजल किया था रशिया के अंदर, उसके अगेंस्ट जो रशिया है उन्होंने पनिशमेंट करने के लिए क्या कर दिया, साइबेरिया भेजे या फिर जेल भेज दिया। To the use of Polish to be seen as a symbol of the struggle against
रशियन डोमिनेंस, यानी जो लोगों की पोलिश लैंग्वेज लोग यूज कर रहे थे वो एक तरह का सिंबल था। क्या सिंबल था? द स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया, जो रशिया के अंदर अगेंस्ट जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं ये सिंबल था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। अब यहाँ क्या है, जब रिवोल्ट्स होंगे, जब जो उन्होंने एक सिंबल करा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो मोनार्की है वो एक एक्टिव हो जाएगी, भाई हाँ अब ये एक उन्होंने कदम उठाया, कहीं ना कहीं दूसरे और लोग भी उठाएंगे, तो वहीं से कहीं ना कहीं नया सामने आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। द 1830s वॉरियर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1813 के जो नए वॉरियर्स हैं इकोनॉमिक ग्रुप के, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ ए इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पहले पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी इन ऑल ओवर यूरोप। पूरे के पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी तक आते आते पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब क्या हो रहा है, अब जो मोनार्की है वो वहीं की वहीं है। अब जो यहाँ के पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब जब ये सोचेंगे भाई हम बहुत ज्यादा हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम रिवॉर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। और वहां का जो वर्क है, वहां जो लोग अपनी डेली लाइफ के लिए फूड और के लिए सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो फार्मिंग है या फिर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है, उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और ज्यादातर कंट्रीज जो थी उनके अंदर जॉब सीकर ज्यादा थे पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो काफी सारे जो लोग थे वो अनएम्प्लॉय थे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज टू लिव इन और क्राउडेड स्लम्स। अब सिटीज में क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, पर जहां बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली वहां प्लेस कम पड़ेगा। तो वही यहाँ कि लोग क्या हुए, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि देखो लोग मानते हैं कि जो विलेज में हमें क्या है, जॉब है वो नहीं मिलेगी, पर सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, पर यहीं से उन्हें नहीं पता कि वहां जाकर जो कंडीशन है वो और चेंज होने वाली है। क्योंकि लोगों को चलो जॉब मिला पर जो लोगों के रहने की जगह थी वो अब ओवरक्राउडेड स्लम, जो वहां बहुत ज्यादा लोग थे वो कहीं ना कहीं स्लम्स में कहीं ना कहीं चेंज हो रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ competition from imports of cheap machine made goods from England where industrialization was more advanced than on the continent। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे टाउन के प्रोड्यूसर्स थे वो कंपटीशन फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बड़े कॉम्पिटिटर थे वो क्या करते थे, बल्क में सामान मंगवाते थे सारा और उसी को बल्क में यूटिलाइज करके वापस सेल करते थे। पर वहीं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका बल्क में सामान आना पॉसिबल नहीं हो पाता और वहीं से उनको क्या है, कंपटीशन फेस करना पड़ता। किसके अंदर? मशीन्स के अंदर। और अच्छा एक क्वालिटी जो उस प्राइस रेंज में जो लोग खरीद पा रहे हैं उस पर वापस सेल करना वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एडवांस था देन ऑन द कंटिनेंट। उस कंटिनेंट पर बहुत ज्यादा एडवांस था, पर लोगों को चीप मशीनें जो है वो डेवलप लोगों को मिल नहीं पा रही थी। जो वहां का जॉब सीकर है वो जॉब के लिए परेशान था, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के लिए परेशान था, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट को सेल और बाई करने के लिए परेशान था। कहीं ना कहीं सारी परेशान थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरीड out mainly in homes or small workshops and was only partly पार्सली मैकेनाइज। यानी स्पेशली कब हुआ ये, किसके अंदर, ये टेक्सटाइल प्रोडक्शंस के अंदर हुआ जो कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप। यानी सबसे ज्यादा जो कहाँ काम हो रहा था इनका, लोग जो थे पॉपुलेशन थी उनके घरों में, और जो वर्कशॉप है वहां पे काम हो रहा था ओनली पर्टिकुलर मर्चेंडाइज में, सिर्फ पर्टिकुलर मर्चेंडाइज के लिए। इन दोज regions of Europe where the aristocracy still enjoy power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। अब यहाँ बात दोनों साफ साफ हो गई है। जो मैंने आपको बताया था दो क्लास ग्रुप सामने आए थे, पहला था अरिस्टोक्रेसी और दूसरा था मिडिल क्लास।
अब जो एरिस्टोक्रेसी थी उनके पास जो लैंड था वो उनके पास टाउन में भी लैंड था और जो विलेज एरिया था उनमें भी उनके पास लैंड था, यहाँ दोनों में जमीनें थी। और जो मिडिल क्लास था वो किस पे बेस्ड था, वो मार्केट के प्रोडक्शन पर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, मार्केट के प्रोडक्शन पर बेस्ड था। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो मार्केट का जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। पर जो एरिस्टोक्रेसी है उनके पास तो पहले से उनके पास तो दोनों रास्ते हैं, तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त तक, वो भी अपनी जो लाइवहुड है वो अपना पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे थे। और वहीं जो पीजेंट्स है वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा था अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल ड्यूज है उनके पहले के फ्यूडल ड्यूज, उनमें कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था। एंड ऑब्लिगेशन जो उन पे ऑब्लिगेशन लगा दिए गए थे, कब लगा दिए थे, जो नया सिस्टम आया उसके अकॉर्डिंग वापस जो रूल्स है वो सारे लगा दिए गए। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ bad harvest led to widespread pauperism in town and country। फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, उनको लैंड चाहिए, और जो कल्टीवेशन हो रहा था जमीन का वो पूरी तरह से लगभग मोस्टली खराब होता जा रहा था। द ईयर 1848 वाज सच ईयर जहां पे काफी सारे लोगों को किसका सामना करना पड़ा, हंगर का सामना करना पड़ा। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड। यानी जो फूड का शॉर्टेज था, लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा था, वो पूरी तरह मतलब भयानक रूप से फैल रहा था। और वहीं साथ में एक था अनएम्प्लॉयमेंट, लोग विलेज से सिटी में डाइवर्ट हो रहे थे, किसके लिए, सिर्फ जॉब सीकिंग के लिए। और वही तो क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी पेरिस की उसको क्या कर लाया, सबको रोड पर उतार लाया। तो ये सारे डिवोर्स हो रहे थे उस वक्त। नेक्स्ट है ये देखो, पीजेंट अपराइजिंग इन 48। सबके सब जो जनता है, जितने भी लोग हैं वो सारे आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जितने भी बैरिकेड्स थे लोगों के द्वारा सारे तोड़ दिए गए। लोग अब उग्रवादी पे आ चुके हैं, लोग लड़ने पे आ चुके हैं कि क्या चाहिए उनको, सिर्फ रोटी, सिर्फ उनको फूड चाहिए, फूड, और सिर्फ जॉब चाहिए। अब यहाँ देख रहे हो जो आइडिया है वो कैसे चेंज हो रहा है। पहले लोग रिवोल्यूशन के लिए फाइट कर रहे थे, उन्होंने रिवोल्यूशन चाहिए था, लिबर्टी चाहिए थी, पर अब किसके लिए फाइट कर रहे हैं, सिर्फ फूड और जॉब के लिए। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed to the right to work। अब क्या हुआ, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो पता है आपने, सिर्फ जो एरिस्टोक्रेसी पीपल्स थे, सिर्फ उन्हीं को राइट टू वोट था, यानी सफरेज का राइट्स था, वही सिर्फ वोट दे सकते। पर यहां तक आते आते कंडीशन कैसे चेंज हुई, यहाँ अब जो भी एडल्ट मेल है अबव 21 वो सारे का सारा क्या दे सकता है, एंजॉय कर सकता है वोट को। एंड गारंटीड द राइट्स टू वर्क, सभी को क्या दिया गया, गारंटीड दिया, गारंटीड सबको जॉब प्रोवाइड करवाई गई। एंड नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोविंसेस एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप्स। और जो नेशनल वर्कशॉप्स थी, जितने भी सोसाइटी के पीपल्स थे, उन्होंने क्या नई नई वर्कशॉप लगाई, किस लिए, सिर्फ लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी फिर सिर्फ रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट है, अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders to finish textile but drastically reduce their payment। और वहीं एक 1848 में रिवोल्ट हुआ, जब जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने रॉ मटेरियल दिया, काम भी दिया, पर जो पेमेंट है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और जैसे ही पेमेंट डिक्रीज कर तो क्या इसका इफेक्ट लोगों के फूड पर पड़ेगा। तो वहीं से लोगों का क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, किसके अगेंस्ट, उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। कहाँ हुआ, सिलीसिया में। द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज एज फॉलो। और सिलेशियन विलेज में ही जो जर्मन विलियम वोल्फ है, उन्होंने डिस्क्राइब करा है, इन दिस विलेज, ये एक तरह का न्यूज़पेपर आर्टिकल है, बोला है कि इन दिस विलेज विद 18,000 इनहेबिटेंट्स कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। यानी जो यहाँ का जो कपड़ों का टेक्सटाइल का बिजनेस है वो काफी फैला हुआ है। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इन एक्सट्रीम, द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैड बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस गुड्स दे ऑर्डर। यानी यही बात कही है कि लोगों ने, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, जो पेमेंट है वो डिक्रीज करते हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरी की पूरी भीड़ है वो रोड पर आ चुकी है। ऑन 4 जून 2 PM
large crowded of weavers emerged from their homes, घर से बाहर आ गया सारा का सारा, and march in Paris up to the mansion of their contractors demanding higher wages, यानी ज्यादा मेहनताना लेने के लिए वो सारे के सारे किसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बिल्डिंग थे वहां तक घुस गए और लोगों ने काफी वहां तबाही मचाई थी। They were treated with scorn and threats alternative, सबको क्या किया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको सबको धमकाया, मारने तक की धमकियां दी और कुछ को परेशान भी किया। Following this, a group of them forced their way to the house, smashed its elegant window panes, furniture, proclaimed. Another groups broke into the storehouses and plundered its out of supplies of clothes with their टॉर्च एंड शेड्स, यानी लोग अब उनके घरों में घुस चुके हैं, विंडोज तोड़ दी है, जितने भी फर्नीचर था वो सारा तहस नहस कर दिया है, इवन जो कपड़े प्रोड्यूस किए थे वही उन्होंने फाड़ फाड़ के खराब कर दिए। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, और वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या कर रहे, भागे जा रहे अपनी फैमिली के साथ, पर जितने भी विलेज के लोग थे वो उनको शेल्टर नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन वहां चल रही थी लोग उन कॉन्ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेजिशन द आर्मी, यानी वो फिर 24 आवर्स के बाद जो मोनार्की सिस्टम था उन्होंने उनको आर्मी दी, फिर आर्मी के साथ पूरा है। एंड इन द एक्सचेंज दैट फॉलोज 11 वेवर्स वर शूट, और 11 जो उग्रवादी थे उनको क्या कर दिया गया, टोटली फिनिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिजल्ट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।